हम्म, हेलो बच्चों। फिज़िक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइंस वाले चैप्टर में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराए। अभी मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो एनसीईआरटी में भी है, और कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी में आपके पास मे भी ना भी हो, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखोगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ जो पोटेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें आपको मिलेगा। तो आप देखो कि इसमें हमारे पास क्या है कि इस क्वेश्चन में वो बोलता है कि जो मरकरी है, ठीक है ना, मरकरी की 27, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, मरकरी की 27 ड्रॉप्स, ठीक है ना, ड्रॉप्स वो ले रहा है। और ये ड्रॉप्स जो हैं वो कैसी हैं, सब की सब सेम साइज में सब की सब सेम है, ठीक है ना। अब सब 27 ड्रॉप्स को ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन में 10 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहा है 10 वोल्ट का। तो दैट्स वाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो V आपको जो दिया है 10 वोल्ट है ना, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ये 27 ड्रॉप्स को दे रहा है, ठीक है ना, मरकरी ड्रॉप्स को, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इन सभी ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी जाए। 27 ड्रॉप का मतलब है ऐसे छोटी छोटी आइडेंटिकल ड्रॉप्स होंगी इस तरह से, है ना, इस तरह से आइडेंटिकल ड्रॉप्स होंगी। तो इन ड्रॉप्स को ऐसे करके 27 ड्रॉप वो ले रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये जो ड्रॉप्स हैं ये आपके पास है 27, ठीक है ना। इनको मिलाकर वो क्या कर रहा है, एक बड़ी ड्रॉप बना रहा है इस तरह से, ठीक है। तो वो जब इन सबको मिलाकर बड़ी ड्रॉप बना रहा है तो ये पूछ रहा है कि जो बड़ी ड्रॉप है इस पर पोटेंशियल कितना होगा। जस्ट सपोज कि इसका पोटेंशियल मैंने कंसीडर कर लिया वी डैश, तो ये कितना होगा, जबकि उसने ये बोला है कि 27 ड्रॉप को सेम पोटेंशियल दिया गया 10 वोल्ट का टोटल, ठीक है, 10 वोल्ट तक का पोटेंशियल इसको दिया गया जिससे कि इसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, 27 ड्रॉप्स में, ठीक है ना। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करते हैं कि जो 27 ड्रॉप है उनको मिलाने से पहले और इनको मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि एक ड्रॉप को पिक करता हूँ। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कि एक ड्रॉप को पिक करता हूँ, ये छोटी वाली ड्रॉप को, और इसका रेडियस मैं ले लेता हूँ कितना, आर, स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो बड़ी ड्रॉप है इसका रेडियस मैंने ले लेना है कैपिटल आर, ठीक है ना। अब आप देखो क्योंकि ड्रॉप जो होती हैं किस शेप में होती हैं, स्फीयर, है ना। आपको पता है कि ड्रॉप कैसी होती है, स्फीयर शेप में होती है, तो दैट्स वाई ये स्फीयर इसका शेप होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो स्मॉल ड्रॉप है, यानी कि ड्रॉपलेट या ड्रॉप आप जो भी बोलो, ठीक है ना, तो ये जो होगा स्मॉल ड्रॉप की अगर बात करूँ या ड्रॉपलेट की बात करूँ तो स्मॉल ड्रॉप के लिए इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये कैसा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो स्मॉल ड्रॉप के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जैसे सपोज उसको मैंने क्या ले लिया, वी ले लिया, ठीक है ना। और ये वी जो है ये किसके इक्वल है, ये देखो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर जस्ट सपोज़ कि जब मैंने इसको क्या दिया था 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया था, जब मैंने इसको क्या किया था 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया था, तो इन दैट केस इस पर जो चार्ज है वो कितना आता है एक स्मॉल ड्रॉप पर, वो आता है क्यू, जस्ट सपोज, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है चार्ज क्यू। तो इसलिए इस एक छोटे से जो छोटा सा ड्रॉप है या ड्रॉपलेट है उस पर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्यू बाई आर
लिखेंगे, है ना। ये फार्मूला मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि पोटेंशियल जो होगा 1/4πε0 Q/r होगा, ठीक है, फॉर ए स्मॉल ड्रॉप या फिर ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसने ये बोला है कि सबसे पहली चीज़ है कि ये इसका एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है, सिंपल सा, ठीक है। अब उसने ये बोला हुआ है कि इस पूरे सिस्टम में कि इन 27 इसी तरह से स्मॉल ड्रॉप हैं बहुत सारी, 27 है, उन सभी ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। तो आपको पता है कि जब आप क्या करोगे, एक ड्रॉप की बात करोगे तो एक ड्रॉप के लिए जो उसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³ होगा, है ना। और इसी तरह के कितने ड्रॉप को मिलाया है, 27 ड्रॉप को। तो मैथमेटिक्स से आप समझते ही हो कि जब एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3πr³ तो 27 ड्रॉप के लिए हम वॉल्यूम के लिए 27 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 27 ड्रॉप मिलकर क्या एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहा है। तो ये जो बड़ा सा ड्रॉप बना रहा है इसका अकेले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3πr³। इसका रेडियस मैंने कैपिटल R लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये 4/3π ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 27r³ आप देख रहे हो ये कैपिटल R³ के इक्वल हो जाएगा। 27 को आप एग्जैक्टली लिखोगे क्या, ये 27 होगा 3 का क्यूब, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 3r का होल क्यूब आप लिख दो और ये हो जाएगा r³, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो r आपके पास जो आएगा वो आएगा 3r, यानी कि जो बड़ी वाली जो ड्रॉप है, ये जो बड़ी वाली ड्रॉप है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि सॉल्व करने पर ये आ रहा है, और अगर आप देखो इस बड़ी वाली ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना 3 टाइम्स है स्मॉल ड्रॉप के रेडियस से, ठीक है ना, स्मॉल ड्रॉप के रेडियस से, है ना। एंड वी ऑल्सो नो दैट, ठीक है ना, क्या हमको पता है कि हमने क्या किया था, स्मॉल वाले ड्रॉप को जब पोटेंशियल दिया था 10 वोल्ट का सबको, तो उसमें जो चार्ज बन रहा था स्मॉल क्यू बन रहा था, है ना। तो स्मॉल क्यू बन रहा था, तो जो ये जो बड़ा वाला जो ड्रॉप है जो इन सबको 27 ड्रॉप को मिलाकर बना है, ये 27 ड्रॉप को मिलाकर बना है बड़ा वाला ड्रॉप, तो इस पर कितना चार्ज होगा, उसको जस्ट सपोज कि चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, ठीक है ना। तो चार्ज जो होगा बिग ड्रॉप पर वो क्या होगा, इक्वल होगा 27 इंटू चार्ज ऑन अ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है ना। तो स्मॉल ड्रॉप में क्या होगा कि बिग ड्रॉप का जो चार्ज होगा वो 27 इंटू एक जो स्मॉल ड्रॉप था उस पर जो चार्ज था उसके इक्वल हो जाएगा। तो बिग ड्रॉप के चार्ज को क्यू मान लो और 27 और स्मॉल ड्रॉप के चार्ज को मैंने स्मॉल क्यू मान लिया। दैट्स वाई कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू यानी कि बिग ड्रॉप पर जो चार्ज होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं उस पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ बिग ड्रॉप पर तो क्या आएगा, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप, ठीक है। तो इसको मैंने क्या ले लेना है, वी डैश, क्या ले लेना है, वी डैश, यही कैलकुलेट करना था। तो इसका ये पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई जो इसका रेडियस था वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपके पास ये जो वी डैश आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/4πε0 कैपिटल क्यू की वैल्यू अभी जस्ट ऊपर मैंने देखो लिखा है 27 ऑफ स्मॉल क्यू, और आर जो है वो रेडियस हमारे पास अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया था तो वहाँ पर आर जो आ रहा था आप देखो कितना आ रहा था 3r। तो अगर ये 3r आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3r, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 से 27 कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 9। दैट्स वाई इसको लिख सकते हो आप 1/4πε0 और यहाँ कितना आ जाएगा 9q/r, ठीक है ना।
तो 9q/r। अब इस 9 को आप बाहर ले लो तो v डैश जो होगा ये 9 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1/4πε0 और क्या हो जाएगा q/r, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो ये जो चीज़ है मैंने स्टार्टिंग में देखो लिखा था कि ये जो चीज़ है ये वही चार्ज है, वही पोटेंशियल है जो कि एक स्मॉल चार्ज पर था, है ना, वही पोटेंशियल था v। तो ये मेरे पास इसको क्या लिखूंगा v डैश इक्वल 9v, और मुझे v की वैल्यू मुझको दी गई थी कि जो चार्ज मतलब जो पोटेंशियल उन छोटे छोटे ड्रॉप्स को दिया गया था वो था कितना 10 वोल्ट, है ना, तो 10 वोल्ट दिया गया था। दैट्स वाई यहाँ से v डैश जो आएगा वो आ जाएगा कितना 9, v की जगह आ जाएगा 10, दैट इज़ ये कितना आ जाएगा 90 वोल्ट। तो यानी कि जो बड़ा वाला जो बूंद होगा, यानी कि बड़ा वाला जो ड्रॉप होगा, यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या था, जो छोटे वाले जो ड्रॉप्स थे उन पर जो पोटेंशियल था वो 10 वोल्ट का था, और यहाँ से अगर आप देखो तो 9 और ये पूरा छोटे ड्रॉप पर जो पोटेंशियल था वो था, तो इसलिए मैंने इस पूरे को v ले लिया है जो इनिशियल मैंने v लेट किया था, और फिर यहाँ पर मैंने इस v की वैल्यू 10 वोल्ट यहाँ रख दिया है। तो ओवरऑल हमारे पास 9 × 10 कितना आ गया 90 वोल्ट। इतना पोटेंशियल होगा एक उस बड़े वाले ड्रॉप पर जो कि छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर बनाया गया है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर +q चार्ज है और इन दोनों प्लेस पर -q चार्ज है, ठीक है। अब वो ये बोलता है कि इन तीनों चार्ज के कारण, अब इस प्लेस को अगर मैंने थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लिया है, कैपिटल A लेट कर लिया है, इस वाले प्लेस को B और इस वाले को C लेट कर लिया है, तो इन तीनों ABC प्लेस पर जो चार्जेस हैं उनके कारण नेट जो फोर्स होगा इस पूरे सिस्टम पर वो कितना नेट फोर्स होगा ये मुझको निकालना है, ठीक है ना, यानी कि F नेट फाइंड करना है पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर ड्यू टू दीज 3 चार्जेस, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो जस्ट सपोज कि जो इसका जो साइड है वो कितना था A दिया है उसने, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ भी दे सकता है आपको, आप A मान के चलो, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारी साइडें आपकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब यहाँ से हमको पता है कि इंटरनल एंगल ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपका इंटरनल एंगल 60 का होता है ना, तो दीज आर आल्सो हैविंग 60 डिग्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि इस पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज निकालना है, कितना आएगा F नेट। देखो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि अगर ऐसा ट्राइंगल बना है और तीनों जो चार्जेस हैं उसके कारण अगर आपसे पूछ रहा है तो उसमें आपका F नेट 0 ही आता है और इसका आंसर भी 0 ही होगा, बट वो कैसे कंक्लूड करेंगे ये हम देखेंगे आगे। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर मैं -q चार्ज को देखूं, ठीक है ना, इस -q चार्ज को देखूं और इस +q के कारण, इस +q चार्ज के कारण इस -q पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो ये q है जो कि इसको देखो a पॉइंट पर रखा हुआ है और ये b पर रखा है और ये c पर रखा है। थोड़ी देर के लिए इस q वाले चार्ज को मैं थोड़ी देर के लिए 1 कंसीडर कर लूँ और इस वाले b वाले को मैंने 2 कंसीडर कर लेना है और c वाले को मैंने 3 कंसीडर कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर ये 1 वाला चार्ज क्या कर रहा है, इस 2 वाले चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है, वो अट्रैक्शन फोर्स होगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स इस तरफ होगा। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 जो है 2 पर फोर्स लगा रहा है, तो इसको मैं लिखूँगा F21, मतलब कि जो फोर्स लगा रहा है वो पीछे लिखा जाता है, यानी कि 1 को पीछे लिखूँगा। इसी तरह से अब ये जो 3 वाला -q वाला चार्ज है, इस -q वाले चार्ज पर फोर्स जब लगाएगा तो अब दोनों माइनस के हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। और ये देखो ये जो 3 वाला है ये 2 पर लगा रहा है, दैट्स वाई इसको लिखेंगे F23। तो अगर आप ध्यान से देखो F21 इस साइड में है और F23 इधर है। सिमिलरली ये जब इस पर लगाएगा फोर्स तो ये भी आउटवर्ड होगा
और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, क्योंकि क्या कर रहा है 2 3 पर लगा रहा है, तो इसको लिखेंगे F3 2, क्योंकि जो लगा रहा है वो पीछे लिखा जाएगा। इसी तरह से 1 क्या कर रहा है 3 पर लगा रहा है, तो 1 कैसा है पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव है, तो दैट्स वाई जो फोर्स लगेगा इधर अट्रैक्शन लगेगा अंदर की तरफ। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये किस पर लग रहा है 3 पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है 1, तो दैट्स वाई ये F3 1 हो जाएगा। देखो ये डायग्राम थोड़ा सा डेंस हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे फोर्स फाइंड करने हैं। फाइनली जो जो ए पॉइंट पर जो चार्ज है, ये दोनों जब उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो कैसा होगा, दोनों का ये दोनों नेगेटिव और वो पॉजिटिव है, तो ये अंदर की साइड होगा। अब जैसे कि 2 1 पर लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स इस साइड में होगा अंदर की तरफ, और ये क्योंकि 2 1 पर लगा रहा है तो इसलिए ये वाला फोर्स जो होगा ये होगा F1 2, ठीक है ना, ये क्या होगा F1 2। इसी तरह से 3 जब इस पर लगाएगा तो ये भी कैसा फोर्स होगा अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो फोर्स होगा ये होगा F1 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास इस पूरे सिस्टम में देख रहे हो आप कि कितने टोटल फोर्स वर्क कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन टोटल फोर्स का जो समअप है यानी कि नेट फोर्स जो है वो हमारा कैसे निकलेगा ये हमको देखना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डेंस ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम कैसे देखेंगे थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोर्स और इस फोर्स को थोड़ा सा देखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि और इसके साथ इनको भी देखता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे कि अगर आप यहाँ से एक चीज़ देखो ध्यान से कि अगर हम इसको देखें सबसे पहले ए वाले को, तो ए वाले का जो फोर्स था कुछ ऐसे लग रहा था, इस तरफ लग रहा था F1 2, है ना, और ये वाला फोर्स इस साइड में लग रहा है और ये वाला फोर्स है F1 3। तो ऑब्वियस है कि इनके बीच का एंगल कितना है 60 का, है ना, तो ये एंगल कितना है 60 का। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, क्योंकि ये दो फोर्स हैं और ये वेक्टर हैं, तो इसलिए इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है बीचों बीच में लगता है, यानी बाइसेक्ट करता हुआ लगेगा। इन दो फोर्स के लिए रिजल्टेंट क्या होगा, बाइसेक्ट करता हुआ एकदम सेंटर पे लगेगा। तो ये जो लगेगा, तो ये अगर टोटल 60 है तो ये एंगल आपके पास 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है, जस्ट सपोज कि ये नीचे की तरफ लग रहा है, इसको मैंने F3 फोर्स ले लिया, ठीक है ना, F1 इसको ले लूँगा और F2 इसको ले लूँगा और इसको F3। तो F3 जो है वो डाउनवर्ड है, ओके। अब देखो F3 डाउनवर्ड है, तो इन दोनों फोर्स के लिए F1 3 और F1 2 के लिए, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें ही समझना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके कंपोनेंट डिवीजन करने होंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ F3, और जितना भी कंपोनेंट जा रहा होगा F3 की तरफ वही उसका वैल्यू होगा। अब ऐसे हम सीधे तो नहीं निकाल सकते इसमें, ठीक है ना, क्योंकि F3 आपका रिजल्टेंट है, तो दैट्स वाई हम इसको करेंगे कैसे। अब आप देखो कंपोनेंट डिवीजन कैसे करना है, कि जैसे कि आपके पास पहले F1 3 है, इसका कंपोनेंट डिवीजन करता हूँ, तो इसका देखो बेस जो होगा ये यही होगा जो F3 की तरफ होगा, ये बेस होगा, और ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास F1 3, ये आपके पास रिजल्टेंट मतलब टिल्टेड है। तो जो इस तरह से टिल्टेड होता है वो रिजल्टेंट का काम करता है अपने लिए, मतलब फ़िलहाल इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो ये एंगल देखो कितना था, ये कंप्लीट 60 था, तो ये 30 हो जाएगा, ये एंगल आपके पास 30 होगा, ठीक है ना। तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाइसेक्ट करेगा रिजल्टेंट वो इक्वली डिवाइड कर देगा, तो 60 को 30 और 30 में डिवाइड कर देगा। तो ये इसके लिए F1 3 के लिए अगर इसके कंपोनेंट निकालता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो F1 3 का क्या होगा, इस तरफ होगा, तो ये होगा F1 3 cos 30 सॉरी एंगल देखो, जिसके लिए मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ उसके साथ हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड का जो एंगल है वो 30 है, दैट्स वाई F13 कितना F13 cos 30 आ जाएगा। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, तो इस तरफ होता है F1 3 और इस तरफ होगा sin 30, ठीक है। तो अब आप देखो कि F1 3 cos मतलब F13 cos 30 किस तरफ, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। इसी तरह अभी ये मैंने रिजल्टेंट मतलब इसके लिए कंपोनेंट निकाला F1 3 के लिए यानी कि 13 के लिए। अब इसी तरह से मैं इसके लिए निकालूँ F1 2 के लिए, तो जब मैं F1 2 के लिए निकालूंगा तो F1 2 का डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो किधर है, वो है आपका इस तरफ। F1 2 का डायरेक्शन आपका इस तरफ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे लेना होगा ग्राउंड वाला, ठीक है ना, ग्राउंड ऐसे लेना होगा। अब बात आ रही कि ये एंगल 60 है, सॉरी ये एंगल 30 है। अब देखो जब भी आप इसके लिए F1 2 के लिए लोगे तो आपका जो ग्राउंड होगा इस तरफ होगा, हमेशा याद रखना कि इसी राइट साइड में होता है, ठीक है ना। जैसे आप
जैसे आप यहाँ पर हो तो आपका जो राइट होगा उधर से इधर की तरफ देखोगे तो आपका राइट इधर होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो होता है कंपोनेंट, वो राइट साइड में लिया जाता है। ये नहीं लेना है, ऐसे नहीं चलता, कभी भी इस तरफ नहीं चलता है। आपका क्या होता है, हमेशा इस साइड में चलता है, ठीक है ना। अगर मैं उस साइड से बैठ कर इधर देखूंगा तो मेरा राइट ये होगा, है ना। तो इसका ये एंगल कितना होगा, देखो ये 30 है। ये अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि ये और ये हॉरिजॉन्टल, ये भी एक हॉरिजॉन्टल है, एक ये भी है, तो मुझे बट ये वाला लेना है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाला हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के बीच में 90 का एंगल बन रहा है और ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्लीट 90 है। अगर ये 30 है तो ये 60। अब देखो F12 के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर बनेगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा F12 cos कितना 60, क्योंकि ग्राउंड से जो एंगल लगा होता है वही लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल ये हो जाएगा, अब इसके लिए वर्टिकल ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F12 कितना sin 60, ठीक है ना। ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सिंस जो sin 60 की वैल्यू होगी वही होगी cos 30 की वैल्यू, ये तो पता ही है ट्रिग्नोमेट्री में। और जो sin 30 की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, cos 60 का वैल्यू होगा, है ना, ठीक। तो यानी कि जो sin 60 की वैल्यू वो cos 30 की वैल्यू, जो sin 30 की वैल्यू वो cos 60 की वैल्यू होती है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों के लिए जो मैंने अभी ड्रॉ किया F12 और F13, मतलब F12 और F13 के लिए कंपोनेंट जितने डिवाइड किए, उसमें अगर आप देखो कि 13 के लिए एक कंपोनेंट इधर जा रहा है और एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है, और 12 के लिए एक कंपोनेंट इधर जा रहा है और एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है। तो अगर आप देखो ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, और आप देखोगे कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है। इसकी वैल्यू है F13 sin 30, ठीक है ना। और इस वाले की वैल्यू है जो इस साइड जा रहा है, ये है कितना, F12 cos 60। अभी मैंने बताया कि cos 60 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 sin 30 की वैल्यू सेम होती है। दैट्स वाई ये फोर्स और ये फोर्स भी सेम होंगे। अब देखो ये फोर्स क्यों सेम होंगे, रीज़न है क्योंकि यहाँ पर देखो कि अगर मैं ये वाला फोर्स निकालता हूँ 1-2 वाला, ठीक है ना, ये 1-2 वाला, तो ये दोनों के बीच में वो फोर्स होगा। तो अगर मैं इस फोर्स को यहाँ से ध्यान से देखूँ तो F12 लिखो या F13 लिखो, ठीक है ना। 1-3 भी इसके और इसके, क्योंकि सभी चार्जेस क्या है, इक्वल हैं, तो 1-2 वाला फोर्स इसके बीच में निकलेगा और जो 1-3 वाला फोर्स है इसके बीच में, तो सभी चार्जेस सेम है, तो इसलिए इस पर जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो क्या हो जाएगा Q², क्योंकि Q1 Q2 होता है, एक Q ये हो जाएगा, एक Q ये हो जाएगा, तो Q²। और बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, A है। ये देखिए 9 नहीं है, ये A है, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये फोर्स का फार्मूला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और sin 30 और sin cos 60 की वैल्यू सेम है, और साथ में हमको पता है कि F13 और इसकी भी वैल्यू सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि एक फोर्स देखो 13 का नीचे की तरफ लग रहा था, विच वॉज F13 cos 30, और जो सेकंड वाला 12 वाला था उसका भी एक फोर्स नीचे लग रहा था, वो ये था। तो जो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं वो किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, वो लग रहा है F3 की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो F3 की डायरेक्शन में, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, F3 जो है टोटल हो जाएगा कौन सा, जो F13 के लिए जो नीचे की तरफ है ये हो गया F13 cos 30, है ना, और प्लस ये 12 के लिए जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है F12, और ये sin 60, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखो कि cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होगी, और ये होगी √3/2, तो इन दोनों की वैल्यू √3/2 मैंने कॉमन ले लेना है, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा F13 प्लस F12, और अभी मैंने बोला F12 और F13 की वैल्यू भी सेम होगी, तो इसलिए यहाँ पर F3 जो हो जाएगा, F3 हो जाएगा √3/2, और ये टोटल ऐड होके कितना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है, और इसकी वैल्यू हम ये रख देंगे उठाकर, तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A², ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो F3 जो नेट फोर्स आ रहा है, अब आप देखो
कि जो F3 जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है √3 और बाई ये हो जाएगा 4πε0 और Q²/a²। ठीक है, तो ओवरऑल अभी मैंने जो निकाला है वो है F3, है ना। तो F3 देखो इनिशियल आप डायग्राम में F3 किधर लग रहा था, F3 नीचे की तरफ लग रहा था, मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया था, तो F3 नीचे लग रहा था। अब देखो अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको बैलेंस करने के लिए जो अदर फोर्स होंगे वो बिल्कुल अपवर्ड होने चाहिए। तो ये अपवर्ड फोर्स कहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे कि एक फोर्स F12 जो इधर लग रहा है, ठीक है ना, तो इसका जो इसका और इसका जो है रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, इसको मैंने F1 मान लेना है, और इसका इन दोनों का रिजल्टेंट F32 और इसका 13 का रिजल्टेंट इस तरह से जाएगा बीचों बीच से, ठीक है ना, तो इसको मैंने F2 मान लेना है। देखो जो वैल्यू F1 की आएगी वही F2 की आएगी, सीधी सी बात, एक को सॉल्व करेंगे तो दोनों का वही आ जाएगा। अब हमको देखो जो मैंने ये जो ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे, तो जैसे कि मेरा क्या था, एक फोर्स ऐसे लग रहा था और ये फोर्स था F21, ठीक है ना, और जो दूसरा फोर्स था वो कैसा लग रहा था, वो हॉरिजॉन्टल ऐसा लग रहा था जो था F23, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट मैंने अभी जो ड्रॉ किया था वो था ये F1 ऐसा। अब मैंने बताया था ना कि ये देखो ये अंदर का जो था ये तो 60 था, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर का पार्ट था ये वाला, तो ये 60 था। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए कंप्लीट एंगल 180 होता है, तो जिसमें से 60 माइनस होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120। और जो ये F1 रिजल्टेंट है फॉर दी F23 और F21 के लिए, वो क्या होगा, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा, तो दैट्स वाई ये वाला एंगल 60 हो जाएगा और वो इधर वाला भी 60 हो जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे वाला भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो ये फोर्स लग रहा है ये कैसा लग रहा है, स्लैंट लग रहा है, स्लैंट नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लगना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी और इसकी, तो अगर मैं इनको यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँ तो F1 देखो कैसा जा रहा था, इस तरह से, और ये जो दूसरा वाला है F21 वो ऐसे जा रहा है ना, F21। अब इनके बीच में जो एंगल मैंने अभी कंक्लूड किया है वो कितना है, वो है 60 का, है ना, फाइंड जो किया है मैंने वो है 60 का। अब मुझे क्या करना है कि इसका F1 का क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल यहाँ से बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन खींच दूंगा स्ट्रेट। तो ये जो F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएगा, तो ये पूरा 60 था, तो ये कितना हो जाएगा, आधा होगा, क्योंकि ये एक नया वो होगा, तो ये कितने का होगा, 30 का, 30 डिग्री। तो F1 का हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये F1 का हॉरिजॉन्टल हो जाएगा F1 cos 30, समझ में ये आ जाएगा। तो ये जो मुझे निकालना था वो यही है, F1 cos 30। देखो ये जो F1 cos 30 है, डायग्राम में अगर आप जाओगे तो यहाँ बनेगा, देखो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, है ना, तो ये होगा F1 cos 30, और जो इधर बन रहा है वही यहाँ पे बनेगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा F2 cos 30, ठीक है ना, ये बन जाएगा, सिंपल। अब ये जो दो बन रहे हैं F1 cos 30 और F2 cos 30, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ है, वर्टिकल है, बिल्कुल स्ट्रेट, जिस तरह से F3 नीचे की तरफ इस तरफ काम कर रहा था, ये नीचे की तरफ बिल्कुल। तो ये दोनों जो फोर्स हैं वो F3 को बैलेंस करेंगे, तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि नेट जो होगा देयरफॉर F नेट जो हो जाएगा वो होगा क्या, ये होगा F3 का डायरेक्शन नीचे की तरफ था, जिसको मैंने प्लस ले लिया, तो इन दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों को मैं माइनस ले लेता हूँ, कितना, F1 cos 30 और माइनस F2 cos 30, ठीक है। तो F3 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, F3 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड किया था, ये ऊपर देखो इक्वेशन भी ये बना हुआ है फर्स्ट, इसको मैंने यहाँ रख देना है, तो यहाँ पे इसको रखूँगा तो ये आ रहा था √3/4πε0, और ये आ रहा था Q²/a², ठीक है। और इसके बाद F1 देखो यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर साइड में देखो तो F1 और F2 दोनों का फोर्स सेम ही होगा, क्योंकि सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो सेम है, तो ये दोनों सेम होंगे, और दोनों cos 30 हैं, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, दोनों को देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × √3/2, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास F1 का जो वैल्यू था वो वही आ जाएगा, स्टार्टिंग में जो था 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q²/a²,
ठीक है। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा एफ नेट आएगा इस पूरे सिस्टम के लिए वो कितना आने वाला है, √3/4πε0 और क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी आप देखो √3/4πε0 बचेगा और फाइनली क्या बच रहा है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर आप देखो नेट फोर्स क्या है, ये और ये सेम है, तो इसलिए यहाँ पर एफ नेट फाइनली आ जाएगा 0। तो किसी भी ट्रायंगुलर सिस्टम के लिए अगर टोटल फोर्स बोलता है, नेट फोर्स बोलता है, तो ये 0 आता है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, आप ये क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो, एग्जाम्पल में गिवन है। तो मैंने इसका टोटल सोल्यूशन आपको बता दिया है। आई होप ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर जो पार्ट आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसके लिए आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।